उच्च शिक्षण संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2023 विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग संस्थानों, चिकित्सीय एवं प्रबंधन संस्थानों सहित विभिन्न श्रेणियों के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की वर्ष 2023 की अखिल भारतीय रैंकिंग केंद्रीय शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने 5 जून 2023 को जारी की। इंडिया रैंकिंग 2023 नाम से यह रैंकिंग मंत्रालय के नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत 13 विभिन्न श्रेणियों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों व ओवरऑल तथा इंजीनियरिंग, प्रबंधन, शोध, फार्मेसी, मेडिकल, दंत चिकित्सा, वास्तुकला एवं नियोजन, विधि संस्थानों, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र तथा नवाचार में निर्धारित की गई है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों तथा नवाचार को इस वर्ष से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों या संस्थानों को यह राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग निम्नलिखित 5 मानकों के आधार पर प्रदान की गई है। पहली है टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज TLR 30%, 30%, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस RP 30%, ग्रेजुएशनल आउटकम GO 20%, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी OI 10% तथा परसेप्शंस PR 10%। इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल या समग्र श्रेणी में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2019 से यह लगातार 5 वर्ष है जब इसे देश का सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। ओवरऑल श्रेणी में दूसरा स्थान बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc को ही इस वर्ष भी प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व 2020 में 2019 और 2022 की रैंकिंग में भी यह दूसरे स्थान पर था, जबकि 2018 में ओवरऑल श्रेणी में इसका पहला स्थान था। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को यूनिवर्सिटी वर्ग में लगातार 8वें वर्ष 2016 से 2023 तक लगातार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि JNU दिल्ली व जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली इस श्रेणी में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली विश्वविद्यालय का मिरांडा हाउस कॉलेज वर्ग में पहले स्थान पर है, जबकि दिल्ली स्थित हिंदू कॉलेज व चेन्नई स्थित प्रेसिडेंसी कॉलेज इस वर्ष क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। कॉलेजों की श्रेणी में मिरांडा हाउस का शीर्ष स्थान पिछले 7 वर्षों से 2017 से लगातार बना हुआ है। कॉलेजों की श्रेणी में इंडिया रैंकिंग 2023 में चौथा स्थान PSGR कृष्णमल महिला कॉलेज कोयम्बटूर का, 5वां स्थान सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का है। ओवरऑल श्रेणी में 10 सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान हैं। तो पहला है IIT मद्रास, दूसरा है IISc बेंगलुरु, तीसरा है IIT दिल्ली, चौथा IIT बॉम्बे, 5वां IIT कानपुर, छठा है एम्स दिल्ली, 7वां है IIT खड़गपुर, 8वां है IIT रुड़की, 9वां है IIT गुवाहाटी, 10वां है JNU दिल्ली। अगला है शीर्ष 10 विश्वविद्यालय। तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, दूसरा JNU दिल्ली, तीसरा जामिया मिलिया इस्लामिया, चौथा जाधवपुर विश्वविद्यालय, 5वां है BHU वाराणसी, 6वां है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, 7वां है अमृता विश्व विद्यापीठम, 8वां है VIT रांची, 9वां है AMU और 10वां है हैदराबाद विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट देखते हैं। विगत वर्ष की तरह इस वर्ष भी इंजीनियरिंग वर्ग में पहले सभी 8 स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IITs के हैं। इस वर्ष 2023 की रैंकिंग में इस वर्ग में IIT मद्रास पहले, IIT दिल्ली दूसरे व IIT बम्बई तीसरे स्थान पर है। पिछले लगातार 4 वर्षों की इंडिया रैंकिंग में भी पहले 3 स्थान इन्हीं के थे। फार्मेसी वर्ग में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER हैदराबाद इस वर्ष पहले स्थान पर है, जबकि जामिया हमदर्द नई दिल्ली पिछले लगातार 4 वर्षों से पहले स्थान पर था, किंतु इस वर्ष इसे दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इस श्रेणी में इस
वर्ष बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी तीसरे स्थान पर है। मैनेजमेंट वर्ग में आईआईएम अहमदाबाद इस वर्ष पहले और आईआईएम बेंगलुरु दूसरे स्थान पर, आईआईएम कोझिकोड तीसरे स्थान पर है। पिछले 3 वर्ष की इंडिया रैंकिंग में भी इस श्रेणी में पहले दोनों स्थान उन्हीं संस्थानों के थे। प्रबंधन वर्ग में इस वर्ष पहले 10 स्थानों में से 6 स्थान भारतीय प्रबंधन संस्थानों यानी कि आईआईएम्स के हैं। वास्तुकला के संस्थानों के वर्ग में इस वर्ष आईआईटी रुड़की पहले, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट दूसरे और आईआईटी खड़गपुर तीसरे स्थान पर है। विधि संस्थान वर्ग में पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का है, जबकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नई दिल्ली दूसरे, नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। मेडिकल संस्थाओं में पहला स्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली का, दूसरा पीजीआई चंडीगढ़ का तथा तीसरा स्थान क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का है। दंत चिकित्सा महाविद्यालयों डेंटल कॉलेज की इंडिया रैंकिंग में पहला स्थान इस वर्ष सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई का है। इस श्रेणी में इस वर्ष अगले दोनों स्थान क्रमशः मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी डॉक्टर डी.वाई. पाटिल विद्यापीठ पुणे के हैं। शोध संस्थानों की श्रेणी में इस वर्ष पहला स्थान जहां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का है, वहीं अगले 2 स्थान क्रमशः आईआईटी मद्रास व आईआईटी दिल्ली के हैं। कृषि विश्वविद्यालयों व संबंधित क्षेत्रों के संस्थानों को इस वर्ष 2023 से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में पहला स्थान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, दूसरा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल व तीसरा स्थान पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का है। नवाचार इनोवेशन संस्थानों को भी इस वर्ष 2023 से ही इंडिया रैंकिंग में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में पहला स्थान आईआईटी कानपुर का, दूसरा आईआईटी मद्रास का व तीसरा स्थान आईआईटी हैदराबाद का है। नवाचार वर्ग में पहले 10 में से 6 स्थान आईआईटीज के ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी का गीत अबेंडेंस इन मिलेट्स मोटे अनाज के लाभ जनता को बताने और इन्हें जागरूक करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक गीत की रचना ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायिका फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर की है। भारतीय मूल की गायिका व उनके गीतकार गायक पति गौरव शाह के साथ मिलकर रचे गए इस गीत को अबेंडेंस इन मिलेट्स नाम दिया गया है। मूलतः हिंदी व अंग्रेजी में लिखे गए इस गीत को प्रधानमंत्री ने आवाज़ भी दी है। मोटे अनाजों के महत्व बताने वाले इस गीत को 16 जून 2023 को जारी किया गया। गीत की पहुंच बढ़ाने के लिए स्थानीय भाषाओं में भी इसका अनुवाद किया जा रहा है। गीत के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका ने बताया है कि अबेंडेंस इन मिलेट्स को मोटे अनाज के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया है, जिससे विश्व में भूखमरी की समस्या को कम किया जा सके। उन्होंने बताया कि ग्रैमी पुरस्कार जीतने के बाद वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली थीं। उस बातचीत के दौरान बदलाव लाने में संगीत के महत्व पर चर्चा हुई है। अगला पॉइंट है, उसी मुलाकात में मोटे अनाज पर गीत लिखने का आग्रह प्रधानमंत्री ने किया था, जिस पर प्रधानमंत्री से भी इस गीत की रचना में शामिल होने का निवेदन किया गया और वह तैयार हो गए। कोच्चि में देश की पहली वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ। देश में पहली वाटर मेट्रो सेवा केरल के कोच्चि में प्रारंभ की गई है। केरल के लिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 अप्रैल 2023 को किया। समुद्री जल पर तैरती हुई वाटर मेट्रो कोच्चि व आसपास के 10 द्वीपों को बैटरी संचालित वाटर मेट्रो से जोड़ने वाली है। पूर्णतः वातानुकूलित प्रत्येक मेट्रो में 50 से 100 यात्री एक साथ यात्रा कर सकते हैं। पहले चरण में यह सेवा 4 टर्मिनल्स हाईकोर्ट, वाइपिन तथा व्याटिला कक्कड़नाड के बीच 26 अप्रैल 2023 से शुरू की गई है। इसमें यात्रा के लिए किराया न्यूनतम 20 रुपये व अधिकतम 40 रुपये रखा गया है। परियोजना पूर्ण होने पर कोच्चि के आसपास के द्वीपों वेलिंगटन, कुंबलम, वाइपिन, एडाकोची, निट्टूर, व्याटिला,
एलूर कक्कड़नाड को यह वाटर मेट्रो के जरिए जोड़ेगी। इस परियोजना का परिचालन कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड KWML द्वारा किया जा रहा है। इसकी इक्विटी में 74% हिस्सेदारी केरल सरकार की तथा शेष 26% हिस्सेदारी कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड KMRL की है। EPR क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर। जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर EPR क्रेडिट विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्राप्त करने वाला देश का पहला शहर बना। इंदौर नगर निगम प्रतिबंधित एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं को जब्त करने के बाद उनका पुनर्चक्रण कर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला नगर निगम बन गया है। EPR क्रेडिट का मूल्य 8,100 रुपये है, 8,100 रुपीज़ है, जो जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन और टिकाऊ प्रथाओं के लिए IMC की प्रतिबद्धता को स्वीकार करता है। इंदौर प्रतिदिन लगभग 1,162 टन ठोस कचरा उत्पन्न करता है। EPR एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव ठाणे से प्रस्तावित। केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने जून 2023 में महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी तालुका में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव के विकास की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। कार्बन तटस्थ गांव के विकास के साथ साथ 121 आदिवासी गांवों को मॉडल गांव के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। यह मॉडल गांव टिकाऊ विकास के लिए उदाहरण के रूप में काम करते हैं। 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के सांबा में स्थित पल्ली गांव देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना था। मांजुली भारत का पहला कार्बन तटस्थ जिला है जो असम में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप है। रॉयट्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023। 14 जून 2023 को जारी रॉयट्स इंस्टीट्यूट तथा एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2023 के अनुसार DD इंडिया और आकाशवाणी को भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन माना गया है। फिनलैंड समग्र विश्वास के उच्चतम स्तर 69% के साथ शीर्ष स्थान पर है। फिनलैंड, जबकि ग्रीस में वैश्विक स्तर पर विश्वास का स्तर सबसे कम 19% है। वहीं भारत इस मामले में 46 देशों में 24वें स्थान पर है। 46 देशों में 24वें स्थान पर है। रिपोर्ट का उद्देश्य समाचार की बदलती गतिशीलता, समाचार पर डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रभाव और डिजिटल युग में समाचार संगठनों की उभरती भूमिका की जांच करना है। समाचार की विश्वसनीयता में 3% की गिरावट के बावजूद DD इंडिया और आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीयता के उच्च स्तर को बनाए रखा है। यह मान्यता उस विश्वसनीयता को दर्शाती है जिसे इन सार्वजनिक प्रसारकों ने दर्शकों के बीच स्थापित किया है। रॉयट्स इंस्टीट्यूट का डिजिटल समाचार रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है। यह विश्व भर में डिजिटल समाचार के विकसित परिदृश्य में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह इस बात पर नज़र रखता है कि विभिन्न देशों में समाचारों का उपभोग कैसे किया जाता है। विश्व के 10 विश्वसनीय समाचार ब्रांड, तो यहाँ पे ब्रांड है और विश्वास का परसेंटेज है। ऑल इंडिया रेडियो 69%, BBC न्यूज़ 66%, CNN न्यूज़ 18 62%, DD इंडिया 70%, इकोनॉमिक्स टाइम 67%, हिंदुस्तान टाइम्स 67%, इंडिया टुडे TV 63%, NDTV 63%, क्षेत्रीय न्यूज़पेपर 63%, रिपब्लिक TV 58%। रिपोर्ट्स के अनुसार यूट्यूब 56% व ट्विटर 55% समाचार के लिए सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाला व सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला सोशल नेटवर्क टिकटॉक है जो 19 से 24 वर्ष के 44 लोगों द्वारा प्रयुक्त है। अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च को जैविक प्रमाणीकरण मिला।
आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के गिरिजन को ऑपरेटिव कॉरपोरेशन जीसीसी को अपनी प्रसिद्ध अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च की फसलों के लिए जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा मिला है। गिरिजन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन को जैविक प्रमाण पत्र का दर्जा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA द्वारा प्रदान किया गया है। इस प्रमाणीकरण से कॉफ़ी और काली मिर्च के उत्पादों को बाजार में अधिक कीमत मिलने की संभावना है। अराकू कॉफ़ी और काली मिर्च आंध्र प्रदेश के चिंतापल्ली डिवीज़न और जीके विधि मंडल में आदिवासी किसानों द्वारा उगाई जाती है। याद रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश में उगाई जाती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य में उगाई जाने वाली यह कॉफ़ी अरेबिका कॉफ़ी की एक प्रजाति है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले और उड़ीसा के कोरापुट जिले के आसपास के क्षेत्रों में कॉफ़ी की खेती के लिए आवश्यक बुनियादी भौतिक और जलवायु परिस्थितियां हैं। APEDA एक भारतीय शीर्ष निर्यात व्यापार संवर्धन सक्रिय सरकारी निकाय है। यह ताज़ी सब्जियों और फलों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्था है। यह कृषि निर्यात के लिए गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग आवश्यकताओं और अन्य विशिष्टताओं को स्थापित और लागू करता है। केंद्र, असम राज्य सरकार और दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता। पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त करने की दिशा में सरकार को बड़ी सफलता उस समय मिली जब असम में सक्रिय उग्रवादी संगठन दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA दिमासा पीपुल्स सुप्रीम काउंसिल DPSC ने केंद्र व राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर 27 अप्रैल 2023 को किए। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह व असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा की उपस्थिति में नई दिल्ली में हस्ताक्षरित इस समझौते के तहत DNLA प्रतिनिधियों ने हिंसा छोड़ने, हथियारों व गोला बारूद सहित आत्मसमर्पण करने, अपने सशस्त्र संगठन को भंग करने तथा मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सहमति व्यक्त की। दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी DNLA एक विद्रोही समूह है जो मुख्यतः असम में धीमा हसाओ जिले में सक्रिय है। समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस समझौते के साथ ही असम में हिंसा में लिप्त सभी संगठनों का अंत हो गया है। राज्य में अब एक भी उग्रवादी समूह नहीं बचा है तथा अब सारे विद्रोही समूह मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को वर्ष 2024 तक शांतिपूर्ण और समृद्ध पूर्वोत्तर के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता संपन्न। पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत इस क्षेत्र के 2 राज्यों असम व अरुणाचल प्रदेश ने अपने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर 20 अप्रैल 2023 को किया। पूर्वोत्तर के इन राज्यों के बीच 700 किलोमीटर से भी अधिक सीमा को लेकर विवाद की स्थिति लंबे समय से बनी हुई थी, जिसके चलते तनाव की स्थिति बनी रहती है। इस टकराव को समाप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा व अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री प्रेमा खांडू ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में 20 अप्रैल को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को 1972 से अब तक नहीं सुलझाया जा सका था। इस विवाद के सिलसिले में लोकल कमीशन की रिपोर्ट 1972 को ही सरकारों से लेकर कोर्ट तक विवादित बनी रही। उस रिपोर्ट को अब एक तरह से दोनों राज्यों की सरकारों ने स्वीकार कर लिया है। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में भी लिथियम के भंडार मिले हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में लिथियम के भंडार की खोज की गई है।
रेवंत की डुगरी पर GSI सर्वे में लिथियम के पाए जाने के संकेत मिले हैं। खनन के साथ साथ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के अनुसार लिथियम भंडार जम्मू और कश्मीर में हाल ही में पाए गए भंडार से अधिक बड़ा है, जिससे लिथियम के मामले में चीन का एकाधिकार समाप्त हो सकता है। यह संभावित लिथियम की मात्रा देश की 80% मांग को पूरा कर सकता है। लिथियम को विदेशों से आयात किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें महंगी होती हैं। लिथियम का प्रयोग EV इलेक्ट्रॉनिक वाहन में लगने वाले बैटरी में होता है। वर्तमान में अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक वाहन में लिथियम आयन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। लिथियम एक अलोह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन और अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक लिथियम धातु की वैश्विक मांग में 500% की वृद्धि हो सकती है। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 31 मई से 3 जून 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर रहे हैं। दिसंबर 2022 में नेपाल के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रचंड की यह पहली विदेश यात्रा थी। मेजबान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नेपाली प्रधानमंत्री की वार्ता 1 जून 2023 को हुई। हैदराबाद हाउस में संपन्न वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के आयाम चर्चा में शामिल रहे। आर्थिक, वाणिज्यिक, ऊर्जा, सुरक्षा एवं विकास आदि के क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग एवं संबंधों की समीक्षा वार्ता में की गई। नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात में वृद्धि तथा भारत के सहयोग से वहां निर्माणाधीन 900 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजना आदि की प्रगति पर संतोष वार्ता में व्यक्त किया गया। विद्युत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए समझौते भी इस अवसर पर किए गए। वर्तमान में भारत नेपाल से 450 मेगावाट विद्युत का आयात प्रतिवर्ष करता है। अगले 1 दशक में इसे 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य समझौते के तहत निर्धारित किया गया है। भारत के रास्ते बांग्लादेश को नेपाली बिजली के निर्यात के लिए सैद्धांतिक सहमति दोनों पक्षों में बनी। नेपाल में महाकाली नदी पर शीर्षा व झूला घाट पर अनुदान सहायता के तहत 2 पुल बनाने की सहमति भारत की ओर से वार्ता में दी गई। भारत व नेपाल के बीच पारगमन संधि ट्रीटी ऑन ट्रांजिट की समीक्षा के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर वार्ता के दौरान किए गए। नवीनीकृत संधि में नेपाली माल के समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच के लिए नए रेल मार्गों के साथ साथ भारत के आंतरिक जल मार्गों के उपयोग की सुविधा भी दी जाएगी। दोनों देशों के बीच व्यापार संधि के नवीकरण के लिए दोनों देशों के संबंधित उच्चाधिकारियों को निर्देश वार्ता के अवसर पर दिए गए। नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की नेपाल की मांग को भारत ने स्वीकार किया। नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतीहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का निर्णय वार्ता में किया गया। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक अन्य पाइपलाइन बिछाने का निर्णय भी बातचीत में किया गया। दोनों देशों के बीच 6 परियोजनाओं की वर्चुअल मोड में शुरुआत दोनों प्रधानमंत्रियों ने वार्ता के दौरान किया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 7 विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, कनेक्टिविटी, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा पर भुगतान तंत्र निर्णय व एकीकृत चेक पोस्ट आदि शामिल हैं। देश के 33 नए उत्पादों को GI टैग। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक GI 31 मार्च 31 मार्च 2023 में प्रदान किया है, जो 2022-23 में उच्चतम GI पंजीकरण का रिकॉर्ड है, जिसमें बिहार में 1, उत्तर प्रदेश में 10, मध्य प्रदेश का 1, छत्तीसगढ़ का 1, तमिलनाडु का 1, लद्दाख का 1 तथा जम्मू कश्मीर का 8 उत्पाद शामिल हैं। मार्च 2023 तक भारत में GI टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 465 थी, जिसमें अगस्त 2023 तक काफ़ी वृद्धि हो चुकी है।
जीआई टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। जीआई टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते हैं। भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय कृषि पश्चिमी बंगाल को प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश का बनारस पान सुपारी, बनारस लंगड़ा आम होगा ये आम, और वाराणसी शहर के रामनगर भंटा यानी बैंगन के साथ साथ आदमचीनी चावल चंदौली का, अलीगढ़ ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरस हींग को जीआई टैग मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश के कुल 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिनमें से 20 वाराणसी क्षेत्र के हैं। तमिलनाडु में मड़प्पराई, मुरुक्कू और कम्बम पनीर थ्रेचाई अंगूर है ये, मार्तंडम शहद और तमिलनाडु के ऊटी वर्की सहित 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जम्मू और कश्मीर J&K का रामबन सुलाई शहद है, जो रामबन अनारदाना और बसोहली पेंटिंग सहित J&K के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इसके साथ बिहार के मरचा चावल मिर्च चावल, मध्य प्रदेश के रीवा सुंदरजा आम और छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल और लद्दाख के शिंग्सकोस को जीआई टैग मिला है। मरचा चावल यानी कि मिर्चा चावल के दाने का आकार काली मिर्च के समान होता है, इसलिए इसे मरचा चावल या मिर्चा चावल कहा जाता है। अनाज और गुच्छे में अपनी अनूठी सुगंध के कारण चावल सबसे अलग दिखता है। मरचा चावल अपनी सुगंध, स्वादिष्टता और सुगंधित चूरा यानी कि चावल के गुच्छे बनाने के गुणों के लिए जाना जाता है। पके हुए चावल में पॉपकॉर्न जैसी सुगंध आती है और यह भुरभुरा, बिना चिपचिपा, मीठा और आसानी से पचने वाला होता है। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में बहुतायत में पाया जाता है। यह फलों के राजा आम की एक खास प्रजाति है। सुंदरजा आम की अनूठी गुणवत्ता यह है कि इसमें फाइबर की कमी होती है और नेचुरल शुगर की मात्रा कम होती है, जिसे मधुमेह के रोगी भी खा सकते हैं। सुंदरजा आम के बाद अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश के कुछ अन्य उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है, जिसमें सीहोर का शरबती गेहूँ, मुरैना की गजक, डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट, उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर का भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारासियोनी की साड़ी शामिल है। इस तरह मध्य प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या 19 हो गई है। नागरी दुबराज धमतरी छत्तीसगढ़ में चावल की एक पारंपरिक विशेष किस्म है। यह एक सुगंधित मध्यम पतले अनाज चावल की किस्म है। यह चावल सफ़ेद होता है और ऊंचाई में लगभग 135 से 140 सेंटीमीटर बढ़ता है। नगरी दुबराज का व्यापक रूप से खीर और पुलाव जैसे खाने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। लद्दाख शिंग्सकोस को लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख शिंग्सकोस लकड़ी की नक्काशी से संबंधित लद्दाख क्षेत्र के लकड़ी के नक्काशीदारों ने आवश्यकता के अनुसार अपने पारंपरिक उपकरण विकसित किए हैं और उत्पाद के साथ साथ उपयोग की जगह की आवश्यकता के अनुसार पारंपरिक डिज़ाइन और रूपांकन भी विकसित किए हैं। लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इंडिया यानी कि लीगो इंडिया की स्थापना को मंजूरी। केंद्र सरकार ने लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इंडिया लीगो इंडिया की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 अप्रैल 2023 को 2600 करोड़ रुपए की लागत से लीगो इंडिया की स्थापना किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जारी एक बयान में कहा, ब्रह्मांड की बेहतर समझ और न्यूट्रॉन सितारों व ब्लैक होल्स जैसी खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षी तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन तरंगों को तलाशने और उनके स्रोत का पता लगाने के लिए कम से कम 3 वेधशालाओं की आवश्यकता होती है। दो वेधशाला पहले से अमेरिका में स्थापित है,
ऐसी तीसरी वेधशाला भारत बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मार्च 2016 में अमेरिका के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। लीगो इंडिया का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। इसके निर्माण और संचालन में इस विभाग की 3 संस्थाएं यूजीसी की स्वायत्त बॉडी की हिस्सेदारी होगी। अगला पॉइंट है इसमें, परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है। अंतरिक्ष नीति 2023 अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुधारों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति ने 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के द्वारा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण है। सैन्य उपयोग व अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जिस पर आगे भी सरकारी एजेंसियां ही कार्य करेंगी। नई अंतरिक्ष नीति के लागू होने के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इससे भारतीय कंपनियों को उपग्रहों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अपने यान बनाने के अवसर मिलेंगे। निजी कंपनियां भी अपने अंतरिक्ष अभियान शुरू कर सकेंगी। अंतरिक्ष नीति देश में पहली बार बनी है, लेकिन इससे पूर्व 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ सुधार शुरू किए गए थे। तब सरकार ने अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थानों तथा स्टार्टअप के लिए खोला था। इसके लिए नई एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना भी की गई है। इसके परिणाम अच्छे रहे हैं। अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 2200 से अधिक स्टार्टअप्स एवं अन्य उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। अभी इसरो का अधिकांश समय व्यापारिक महत्व के उपग्रह तैयार करने और उन्हें लॉन्च करने में बीतता है, जबकि नई नीति में यह कार्य निजी एजेंसियां करने लगेंगी तो इसरो नई अंतरिक्ष तकनीकों पर शोध पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। दूसरे निजी क्षेत्र को मंजूरी देने से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बाजार बढ़ेगा और उसका लाभ लोगों तक भी पहुंचेगा। मैकिन्सी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 500 अरब डॉलर के करीब रहा है। यह 9 से 10% प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रही है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% की ही है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा है कि इस नई नीति से अगले कुछ वर्षों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 10% तक पहुंच जाएगी। पहली बार इसरो के लॉन्च पैड से एक निजी कंपनी मैसर्स स्काई रूट सब और ऑर्बिट रॉकेट विक्रम 1 का प्रक्षेपण किया गया। एक निजी कंपनी अग्निकुल ने लिक्विड इंजन का परीक्षण भी किया। इससे पूर्व केंद्र ने 2019 में इसरो से जुड़े कार्य के लिए एक सार्वजनिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL की स्थापना की, जो इसरो की व्यापारिक संस्था के रूप में कार्य कर रही है। हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक। यूरोपीय आयोग EC ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक PGI प्रदान किया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। यूरोपीय आयोग EC ने 22 मार्च 2023 को PGI देने की अधिसूचना जारी की, जो 11 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। कांगड़ा चाय के लिए PGI का अनुदान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय आयोग EC बासमती चावल को समान दर्जा देने से पीछे हट रहा है। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय है। 19वीं शताब्दी के मध्य से कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन किया जाता रहा है। कांगड़ा चाय को 2005 में भौगोलिक संकेतक GI टैग का दर्जा दिया गया था। एक भौगोलिक संकेतक GI टैग उन उत्पादों पर उपयोग किए जाने वाला एक संकेत है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण ही उसकी गुणवत्ता या प्रतिष्ठा होती है। दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। 2004 में इस मशहूर बेवरेज को पहचान मिली। यूरोपीय आयोग EC यूरोपीय परिषद के साथ मिलकर यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF की
अप्रैल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट होने की संभावना है। क्षमता में इस वृद्धि से लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसे पहलों पर सरकार के ध्यान के कारण भारत के सौर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिला है। सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां और योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन PLI योजना। इस योजना के तहत सरकार ने सौर PV खंड के लिए 4500 करोड़ रुपए यानी कि $600 मिलियन का बजट निर्धारित किया है, जिससे 10 गीगावाट की विनिर्माण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है। कई अन्य भारतीय कंपनियां भी सौर विनिर्माण में निवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए अडानी सोलर ने गुजरात में 1.2 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्थापित की हैं। टाटा पावर सोलर की बेंगलुरु में 1.1 गीगावाट की क्षमता वाली एक विनिर्माण इकाई है, जबकि वारी एनर्जी की महाराष्ट्र और गुजरात में 3 सुविधाओं में फैली 2 गीगावाट की क्षमता है। अन्य कंपनियों के साथ इन कंपनियों के आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है। भारत को UN सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स, ड्रग्स और UN HIV कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना गया। भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN के सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स, ड्रग्स और संयुक्त राष्ट्र HIV/AIDS कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की बढ़ती उपस्थिति का संकेत देता है। इसका निर्णय 6 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC में आयोजित एक बैठक के दौरान हुए मतदान में किया गया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस उपलब्धि का श्रेय सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी के भारत की विशेषज्ञता को दिया। सांख्यिकी आयोग में भारत की सदस्यता 4 वर्ष की होगी, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 से होगी। मादक पदार्थ रोकथाम आयोग अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों को लागू किए जाने पर निगरानी रखता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड HIV/AIDS की रोकथाम के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के साथ एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी से 2 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पहले दौर के मतदान में दक्षिण कोरिया को 23 मत मिले, जबकि चीन और संयुक्त अरब अमीरात को क्रमशः 19 और 15 मत मिले। दूसरे दौर में चीन और दक्षिण कोरिया में से प्रत्येक को 25-25 वोट मिले, जिसके परिणाम स्वरूप बराबरी हो गई। परिषद की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार गुप्त मतदान के 2 अनिर्णायक दौरों के बाद लॉटरी के माध्यम से दक्षिण कोरिया को दूसरी सीट के लिए चुना गया था। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया रिपोर्ट IJR 2022 जारी की गई। यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसके पहले वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में भी इसे जारी किया गया था। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। IJR के अनुसार दिसंबर 2022 तक उच्च न्यायालय 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 778 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहे थे। अधीनस्थ अदालतें 24,631 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 19,288 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रही है। उच्च न्यायालय के स्तर पर केस की उच्चतम औसत पेंडेंसी उत्तर प्रदेश में 11.34 वर्ष में है और उसके बाद पश्चिम बंगाल में 9.9 वर्ष का स्थान है। उच्च न्यायालयों में सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा 1 वर्ष में है। उसके बाद सिक्किम में 1.9 वर्ष, मेघालय में 2.1 वर्ष का स्थान है। केस क्लियरेंस रेट CCR 1 वर्ष में कुल दर्ज किए गए मामलों में से निपटाए गए मामलों की संख्या के अनुपात को दर्शाता है। CCR का 100% से अधिक होना दर्शाता है कि लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है। IJR के अनुसार 2018-19 के दौरान केवल 4 उच्च न्यायालयों का CCR 100% या उससे अधिक था। हालांकि 2022 में 100
प्रतिशत या 100% या उससे अधिक CCR वाले उच्च न्यायालयों की संख्या 12 थी। सबसे अधिक केस क्लियरेंस रेट CCR वाले उच्च न्यायालयों में केरल 156%, उड़ीसा 131%, जबकि राजस्थान 65%, बॉम्बे 72% उच्च न्यायालयों में CCR यह दर सबसे कम है। न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले, तमिलनाडु दूसरे, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है तथा उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है। याद रखिएगा, कर्नाटक जो है पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर सबसे नीचे है। न्याय वितरण वाले शीर्ष 8 राज्य, यहाँ पे सब बड़े राज्य दिए हुए हैं। कर्नाटक का स्कोर है 6.38, दूसरा है तमिलनाडु 6.11 और तेलंगाना है 6.11, गुजरात है 5.60, आंध्र प्रदेश है 5.41, केरल है 5.36, झारखंड है 5.26, मध्य प्रदेश है 5.25। 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम पहले, अरुणाचल प्रदेश दूसरे, गोवा सबसे नीचे 7वें स्थान पर है। 7 छोटे राज्य, सिक्किम का स्कोर है 5.01, अरुणाचल प्रदेश का 4.28, त्रिपुरा का 4.02, मेघालय का 3.97, मिजोरम का 3.85, हिमाचल का 3.72, गोवा का 3.42। वर्ष 2021 के दौरान जेलों में कैदियों की संख्या में 10.8% की वृद्धि के साथ जेल में कैदियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। कैदियों की कुल संख्या में से 77% कैदी अंडर ट्रायल हैं। देश की उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों में 4.9 करोड़ मामले लंबित हैं। वर्ष 2020 और 22 के बीच उच्च न्यायालयों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में लगभग 2% की वृद्धि हुई है। जिला अदालत स्तर पर जजों की कुल संख्या में महिलाओं की संख्या 35% है। IJR के अनुसार राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरणों ने मुआवजे की मांग करने वाले 97,037 आवेदनों में से केवल 66 का ही निपटारा किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, TISS, प्रयास, दक्ष विधि, सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउस इंडिया लाइफ के सहयोग से टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की जाती है। यह न्याय तक पहुंच प्रदान करने की उनकी क्षमता के आधार पर राज्यों को रैंक प्रदान करता है। इस रिपोर्ट में न्याय प्रणाली के 4 प्रमुख स्तंभों की क्षमता का आकलन किया जाता है, जो है पुलिस, जेल, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LVM द्वारा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को भारत का सबसे बड़ा भारी LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। यह रॉकेट अपने साथ ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसरो ने इससे पहले वन वेब के 36 उपग्रहों को 23 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। वन वेब अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में 616 से अधिक उपग्रहों के समूह को पूरा कर लेगा तो इससे विश्व में ब्रॉडबैंड सेवाएं बेहतर हो जाएंगी। इसरो की यह सफलता देश के महत्वाकांक्षी पहले मानव युक्त गगनयान मिशन के लिए वैज्ञानिकों के उत्साह को और बढ़ा दिया है। इसरो ने इस लॉन्च के लिए जिस विशालकाय LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया, उसमें जो तकनीकी प्रयोग की गई है वह गगनयान मिशन में भी प्रयुक्त की जानी है। इस रॉकेट में S-200 मोटरों का प्रयोग किया गया है, जो गगनयान मिशन के लॉन्चर्स के समान हैं। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर में इसरो के अध्यक्ष ने कहा है कि इन S-200 मोटरों को जिस प्रकार डिज़ाइन किया गया है वह गगनयान के लिए सटीक है। इस रॉकेट में और भी कई सुधार किए गए हैं, जिनका लक्ष्य आगे के चरणों और प्रणालियों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रेटेड बनाना है। 43.5 मीटर लंबा और 643 टन वजनी LVM-3 श्रीहरिकोटा स्थित रॉकेट पोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से छोड़ा गया।
रॉकेट में कुल 5,805 किलो वजन का पेलोड था। इसरो ने बयान में कहा कि यूके स्थित वन वेब समूह के 36 इंटरनेट उपग्रहों को उनकी सही कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। रॉकेट लॉन्च होने के 19 मिनट बाद ही उपग्रह के अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वन वेब ने सभी उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त होने की पुष्टि की है। LVM-3 एक 3 स्टेज अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन है जो उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स GTO में लॉन्च करने के लिए संचालित किया जाता है। 643 टन वजनी 3 चरणों वाला रॉकेट का पहला चरण तरल ठोस ईंधन से संचालित 2 स्ट्रैप ऑन मोटर, दूसरा चरण तरल ईंधन से संचालित और तीसरा चरण क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित है जो ईंधन के रूप में तरलीकृत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करता है। वन वेब के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह दूसरा मिशन था। नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड ब्रिटेन के वन वेब समूह की संचार कंपनी है। इसमें ब्रिटिश सरकार, भारत की भारतीय इंटरप्राइजेस, फ्रांस की यूटेल सेट, जापान की सॉफ्ट बैंक, अमेरिका के ह्रूज नेटवर्क्स तथा दक्षिण कोरियाई डिफेंस कंपनी हनवाहा की हिस्सेदारी है। यह उपग्रह आधारित सेवा उपलब्ध कराने वाली संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय लंदन में है। लद्दाख और मयूरभंज विश्व के महानतम स्थानों में। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका टाइम ने वर्ष 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की वार्षिक सूची जारी की है। 50 स्थानों वाली इस सूची में भारत के लद्दाख व उड़ीसा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया है। लद्दाख को सूची में 31वें स्थान पर और मयूरभंज को 32वें स्थान पर रखा गया है। विश्व के महानतम स्थानों की सूची को तैयार करने के लिए पत्रिका ने अपने नेटवर्क के जरिए रोमांचक अनुभव प्रदान करने वाले स्थानों के नामांकन मांगे थे। टाइम की वरिष्ठ संपादक एम्मा बार्कर बोनोमो के अनुसार इस सूची में शामिल कई स्थानों पर पर्यावरणीय प्रभाव के कारण पर्यटक समिति यात्रा कर सकते हैं। कुछ स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा के लिए अधिक स्थायी पर्यटन प्रथाओं को लागू कर रहे हैं। मयूरभंज के बारे में बात करते हुए पत्रिका ने कहा कि यह अत्यधिक दुर्लभ काले बाघ को देखने के लिए पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है। टाइम ने लद्दाख के पहले गांव का उल्लेख किया है जिसे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व नामित किया गया है। लद्दाख आश्चर्यजनक अल्पाइन परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए टाइम की सूची में शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका ने नवंबर 2022 में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के फिर से खुलने का उल्लेख है। यह उद्यान एशियाई हाथियों, दुर्लभ काले बाघों, रॉयल बंगाल टाइगर सहित अन्य स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियों का घर है। साथ ही यहाँ के प्राचीन मंदिर भी दुनिया के सबसे मनोरम स्थल हैं। टाइम की सूची में विश्व के शीर्ष 5 स्थल क्रम है। स्थल है देश और महाद्वीप कहाँ पे वह स्थित हैं। तो पहला है टम्पा जो कि अमेरिका में है। दूसरा लिएमेट घाटी अमेरिका में, रियो ग्रांडे उत्तरी अमेरिका में, टक्सन अमेरिका में, येसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान ये भी अमेरिका में है। अगला पॉइंट है, इस सूची में मिस्र के गीजा और सक्कारा, फ्रांस के डायजन के फूड हब भी शामिल हैं। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज AREES ने घोषणा की कि विश्व स्तरीय 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप IMLT अब सुदूर एवं गहन आकाशीय अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए तैयार है। इसने मई 2022 के दूसरे सप्ताह में अपना पहला प्रकाश प्राप्त किया। यह दूरदर्शी टेलीस्कोप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
DST के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान AREES उत्तराखंड भारत के नैनीताल जिले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि ILMT के सहयोग में भारत के आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान AREES, बेल्जियम के लीज विश्वविद्यालय और बेल्जियम की रॉयल वेधशाला, पोलैंड की पोज़नॉन वेधशाला, उज़्बेक विज्ञान अकादमी के उलुगबेक खगोलीय संस्थान और उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय एवं ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, लवल विश्वविद्यालय, मॉन्ट्रियल विश्वविद्यालय, टोरंटो विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और कनाडा में विक्टोरिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता शामिल हैं। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 4 मीटर व्यास का घूमने वाला दर्पण है। इसे मुख्यतः खगोलीय प्रेक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह टेलीस्कोप गहरे आकाशीय आकाश, क्षुद्र ग्रहों से लेकर सुपरनोवा और अंतरिक्ष मलबे तक की वस्तुओं का वर्गीकरण करेगा। टेलीस्कोप में प्रकाश के एकत्र करने और केंद्रित करने के लिए तरल पारे की एक पतली परत से बना 4 मीटर व्यास का घूमने वाला दर्पण लगा है। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा अक्टूबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर 19 से 20 मार्च 2023 को भारत आए और यहां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिदा ने 20 मार्च को भारत जापान वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया और कहा कि यह शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान 2 समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की, रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य व डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान किया। शिखर बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कानून के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सेमीकंडक्टर और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में विश्वस्त आपूर्ति श्रृंखला के महत्व पर भी दोनों नेताओं के बीच सार्थक चर्चा हुई। पिछले साल भारत में 5 लाख करोड़ येन यानी कि 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश के जापान के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी IJICP की स्थापना का भी उल्लेख किया। मोदी ने कहा कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत और जापान वर्ष 2023 को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों ने कनेक्टिंग हिमालयास विद माउंट फूजी नाम का थीम चुना है। शिखर वार्ता के दौरान हुए 2 समझौतों में से एक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ऋण की चौथी किस्त को लेकर है। इसके लिए जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी 100 अरब येन का कर्ज प्रदान करेगा, जो करीब 18,000 करोड़ रुपए होता है। इससे जुड़े दस्तावेजों का दोनों पक्षों में आदान प्रदान हुआ। 2017 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ था, जिसके लिए 80% राशि JICA द्वारा सस्ते ऋण के रूप में दी जा रही है। दूसरा समझौता जापानी भाषा सीखने को लेकर है। हालांकि यह समझौता 2017 में हुआ था, अभी इसका नवीनीकरण किया गया है। भारत और जापान के बीच मजबूत आर्थिक संबंध है। वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच 20.57 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने 8 से 11 मार्च 2023 के बीच भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अल्बनीज और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मार्च 2023 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। नेताओं के स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन था। मार्च 2022 में दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप शिखर सम्मेलन तंत्र की स्थापना हुई थी। प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन पर संयुक्त बयान जारी किया गया और दोनों देशों के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत दोनों देशों के निजी, अर्ध सरकारी या सरकारी संस्थान एक साथ फिल्मों का निर्माण करने के लिए अनुबंध करते हैं। खेलों में सहयोग पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों के सौर कार्यबल पर एक और कार्यबल की स्थापना पर सहमति व्यक्त की। नवाचार में आगे सहयोग के लिए भारत के अटल इनोवेशन मिशन AIM और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान संगठन के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज के चौथे मैच के पहले दिन का खेल देखा। गुजरात में प्रवास के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने डिकिन विश्वविद्यालय की एक सभा में हिस्सा लिया, जो भारत में एक विदेशी परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। यह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में स्थित होगा। यह विश्वविद्यालय परिसर साइबर सुरक्षा और व्यापार विश्लेषण में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। वर्तमान यात्रा के दौरान पीएम अल्बनीज भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने। INS विक्रांत का दौरा करते हुए अल्बनीज ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक शीर्ष सुरक्षा दावेदार है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA एक परिवर्तनकारी समझौता है, जो व्यापार और निवेश में क्षमता के अगले स्तर को स्पष्ट करता है। दिसंबर 2022 में लागू भारत ऑस्ट्रेलिया ECTA के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से भारत को 85% से अधिक माल निर्यात अब टैरिफ मुक्त शून्य है। वहीं भारत में ऑस्ट्रेलिया को 96% निर्यात टैरिफ मुक्त है। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने छात्रों और पेशेवरों को लाभ पहुंचाने के लिए एक मोबिलिटी समझौते पर बातचीत के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में एक दूसरे की शैक्षिक योग्यता को मान्यता देने के लिए एक तंत्र को अंतिम रूप दिया। इस संबंध में समझौते से छात्रों, पड़ोसियों और पेशेवरों को लाभ होगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इस साल सितंबर तक तालिस्मान सेबर अभ्यास में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़ा ऑपरेशन है। 2021 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसके अगले 5 वर्षों में 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म धारवाड़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में श्री सिद्धरूणा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया। यह दक्षिण पश्चिम रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी 2 मार्च 2023 को मान्यता प्रदान की है। इस पर 20 करोड़ रुपए खर्च आया है। प्रधानमंत्री ने इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रिक इंजन वाली 2 ट्रेन नंबर 17,317 हुबली दादर एक्सप्रेस और ट्रेन नंबर 07335 बेलागवी सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने धारवाड़ शहर में 852 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का भी उद्घाटन किया। महाराष्ट्र हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित। हाल ही में महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस
क्रैश बैरियर स्थापित किया गया। नागपुर में बांस दुर्घटना अवरोधक को बाहुबली नाम दिया गया है और विभिन्न मापदंडों पर विभिन्न सरकारी संस्थाओं में इसका कड़ा परीक्षण किया गया है। इस अवरोध को बनाने में उपयोग की जाने वाली बांस की प्रजाति बम्बूसा बाल्कोआ है, जिसे क्रियोसोट तेल के साथ उपचारित किया गया है और पुनर्चक्रित उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन के साथ लेपित किया गया है। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर के विकास के साथ आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने की दिशा में एक असाधारण उपलब्धि हासिल की गई है, जिसे वाणी वरोरा राजमार्ग NH 960 विदर्भ महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। यह बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसे बाहुबली नाम दिया गया है, का पीथमपुर इंदौर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स NATRX जैसे विभिन्न सरकारी संस्थाओं में कठोर परीक्षण किया गया। साथ ही रुड़की के सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CBRI में आयोजित फायर रेटिंग टेस्ट के दौरान इसे श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया। इसके अतिरिक्त इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यह उपलब्धि बांस क्षेत्र और समग्र रूप से भारत के लिए उल्लेखनीय है, क्योंकि यह क्रैश बैरियर स्टील का एक आदर्श विकल्प प्रदान करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करता है। इसके अलावा अपने आप में एक ग्रामीण और कृषि अनुकूल उद्योग है, जो इसे और भी मील का पत्थर बनाता है। क्रैश बैरियर राजमार्ग के किनारे लगाए जाते हैं, जिससे कोई तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे न जा सके। असम का चराईदेव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की केंद्र सरकार ने असम के चराईदेव मैदान को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में नामित करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसके बारे में 16 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने चराईदेव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कराने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजा है। चराईदेव मैदान को भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट की 52 साइटों में स्थान दिया गया। अगर असम की इस साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना जाता है तो सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यह उत्तर पूर्व भारत की पहली साइट होगी। असम का यह चराईदेव मैदान असम के पुराने राजवंश अहोम साम्राज्य से संबंधित है। इसकी स्थापना चाओ लुंग सिउ काफा ने 1253 में की थी। इसे असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। यह ऐतिहासिक स्थल शिव सागर शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। चराईदेव को अहोम राजवंश की टीले वाली दफन प्रणाली माउंट बोरियल सिस्टम के रूप में जाना जाता है। चराईदेव मैदान अहोम सम्राट की कब्रगाह थी और अहोम समुदाय के लिए एक पवित्र स्थान भी। चराईदेव मैदान का महत्व असम के अहोम समुदाय के बीच बहुत अधिक है। यह अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। चराईदेव गुवाहाटी से 400 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। अहोम समुदाय से जुड़े लोगों ने 18वीं शताब्दी में हिंदू रीति रिवाजों से दाह संस्कार पद्धति को शुरू कर दिया था और दाह संस्कार के बाद राख को चराईदेव के मैदानों में दफनाना शुरू कर दिया था। इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन। हाल ही में ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान IEEFA और EMBER ने एनर्जी ट्रांजिशन इंडियन स्टेट्स रिपोर्ट जारी की। 2023 के लिए इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट में 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया है, जो देश की कुल ऊर्जा खपत का 90% हिस्सा हैं। इस प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन SET नामक एक स्कोरिंग प्रणाली तैयार की गई है। इस विश्लेषण के तहत 4 आयामों को ट्रैक किया गया है। पावर सिस्टम का प्रदर्शन, डीकार्बोनाइजेशन, पावर इकोसिस्टम की तैयारी और नीतियां और राजनीतिक प्रतिबद्धता। इन आयामों के आधार पर किसी राज्य की जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों से स्थानांतरित करने की क्षमता, हरित बाजार को प्रोत्साहित करने की उसकी क्षमता,
बिजली क्षेत्र को डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए सरकार की नीति को ट्रैक किया जाता है। ऊर्जा संक्रमण, एनर्जी ट्रांजिशन, सौर, पवन, साथ ही लिथियम आयन बैटरी जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उत्पादन और खपत के लिए जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों से ऊर्जा क्षेत्र का वैश्विक बदलाव है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: कर्नाटक और गुजरात स्वच्छ बिजली के लिए भारत के परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति करने वाले राज्य हैं। ट्रैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी 4 आयामों में अच्छा प्रदर्शन करने वाला एकमात्र राज्य कर्नाटक है। यह मुख्य रूप से अपनी अनुकूल नीतियों और एक सहज परिवर्तन के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण अच्छा कर रहा है। बिजली क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करने के मामले में कर्नाटक के बाद गुजरात का स्थान है। सभी 4 आयामों में अच्छा प्रदर्शन के मामले में कर्नाटक के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा कुल बिजली मिश्रण का 29% आपूर्ति करती है, जिससे यह अक्षय ऊर्जा की सबसे बड़ी स्थापित क्षमता वाला राज्य बन गया। जहां पंजाब और हरियाणा ने ऊर्जा परिवर्तन में बड़े कदम उठाए हैं, वहीं सबसे अधिक बिजली की मांग वाले महाराष्ट्र को बहुत धीमी अक्षय ऊर्जा अपनाने का सामना करना पड़ रहा है। मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई यूटीएम। 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई यूटीएम का अनावरण किया, जो दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। स्काई यूटीएम एक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है जो मानव रहित हवाई यातायात को मानव युक्त विमानन हवाई क्षेत्र के साथ एकीकृत करती है। यह प्रति घंटे 4000 उड़ानें और प्रतिदिन 96,000 उड़ानें संभालने में सक्षम है। गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी कंपनी स्काई एयर मोबिलिटी ने इस मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया है। यह सभी ड्रोन और अन्य एयर मोबिलिटी ऑपरेटरों को स्थिति जन्य जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन और जोखिम मूल्यांकन प्रदान करेगा। स्काई यूटीएम द्वारा अब तक 300 से अधिक सफल BVLOS बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन उड़ानों का समर्थन किया गया है। स्काई यूटीएम UAV संचलन के 255 से अधिक मापदंडों को कैप्चर करता है और उन्हें अपने ब्लैक बॉक्स में संग्रहित करता है। उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य। उड़ीसा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा किया। इसके तहत राज्य की सभी झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जगह मिशन JAGA मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस मिशन के जरिए पिछले 5 वर्षों में 1,75,000 परिवारों को भूमि पट्टा प्रदान किया गया है। वर्ष 2019 में उड़ीसा के जगह मिशन को झुग्गी वासियों को भूमि सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स भी मिला था। उड़ीसा राज्य ने हाल ही में अपनी 5T पहल जगह मिशन के लिए UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 UN हैबिटेट्स वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 जीता है। इस पहल ने यह अवार्ड दूसरी बार जीता है। जगह मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सरकार ने राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया है। 27 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका नया नामकरण किया। नए नाम के साथ ही बाद में आम जनता के दर्शनार्थी से 31 जनवरी 2023 से खोला गया। 26 मार्च तक यह आम जनता के लिए खुला रहता है। ज्ञातव्य है कि 4 माह पूर्व सितंबर 2022 में ही सरकार ने नई दिल्ली स्थित राजपथ, जो पहले किंग्सवे कहलाता था, का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया था। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई के पहले फेज का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले फेज दिल्ली दौसा लालसोट खंड को 12 फरवरी 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया। इसकी लंबाई 246 किलोमीटर है। इसे 12,150 करोड़ रुपए में अधिक लागत से विकसित किया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की विशेषताएं: निर्माण के बाद यह भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई
1386 किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन को 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया गया है। इसके पूर्ण निर्माण के बाद दिल्ली मुंबई के बीच यात्रा की दूरी 1424 किलोमीटर से घटकर 1242 किलोमीटर हो जाएगी, जो कुल दूरी में 12% की कमी को दर्शाता है। इसके निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच की यात्रा का समय 24 घंटे से घटकर 12 घंटे हो जाएगा, यानी 50% कम हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे देश के 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। साथ ही यह जयपुर, किशनगढ़, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, बड़ोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को भी जोड़ेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 8 लेन का एक्सप्रेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको भविष्य में 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। यह हरियाणा के सोहना से शुरू होकर मुंबई के पास मीरा भायंदर के आसपास समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे 93 पीएम गति शक्ति आर्थिक नोड्स, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को एक्सेस प्रदान करेगा। साथ ही जेवर एयरपोर्ट, नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट को भी एक्सेस प्रदान करेगा। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV-D2 लॉन्च 10 फरवरी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 की दूसरी विकासात्मक उड़ान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। 3 उपग्रह EOS-07, जानूस 1 और आज़ादी सेट 2 के साथ SSLV रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। 120 टन वजनी, 34 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा SSLV-D2 सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। ठोस ईंधन द्वारा संचालित 3 चरणों वाले SSLV-D2 में उपग्रहों के सटीक अंतःक्षेपण के लिए तरल ईंधन द्वारा संचालित एक वेग ट्रिमिंग मॉड्यूल भी है। 3 उपग्रहों में EOS-07 इसरो द्वारा डिज़ाइन, विकसित और निर्मित एक 156.3 किलोग्राम वजनी उपग्रह है। 10.2 किलोग्राम वजनी उपग्रह जानूस 1 अमेरिका के एंटारिस का है। जानूस 1 एक स्मार्ट उपग्रह मिशन है जो एंटारिस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। 8.7 किलोग्राम वजनी आजाद सेट 2 चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स द्वारा विकसित उपग्रह है। इन तीनों उपग्रहों को 450 किलोमीटर दूर सर्कुलर ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। इसरो के सबसे छोटे रॉकेट SSLV-2 में पृथ्वी की निचली कक्षाओं में 500 किलोग्राम के उपग्रहों को प्रक्षेपित करने की क्षमता है।